स्नैजी सर्जन की ओर से बेली एंड लव को इजागर करने वाले एक और अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के फैलने के तरीकों पर, मतलब स्प्रेड पैटर्न्स, और साथ ही इसके अलग-अलग क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं। बिल्कुल। और ये समझना हमारी सर्जिकल प्लानिंग और मरीज के मैनेजमेंट के लिए, आप जानते हैं, बहुत जरूरी है। हाँ, सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं लोकल स्प्रेड से। कैसे फैलता है ट्यूमर अपने आसपास के टिश्यूज में? देखिए, ट्यूमर जैसे जैसे साइज में बढ़ता है, वो आसपास के ब्रेस्ट पेरेन्काइमा में इन्वेड करता है। फिर ये आगे बढ़कर स्किन को इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर गहराई में जाए तो पेक्टोरियलिस मेजर मसल, सेराटिस एंटीरियर, और कभी-कभी तो चेस्ट वॉल तक भी पहुंच जाता है। चेस्ट वॉल तक भी? जी हाँ, एडवांस स्टेज में। इसमें ना कुछ ग्रोथ फैक्टर्स का भी रोल होता है। ट्यूमर सेल्स खुद ही कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जैसे FGF, TGFA, TG-बीटा, VGF। अच्छा। हाँ, और इसमें जो FGF है वो फाइब्रोसाइट्स के माइटोसिस को ट्रिगर करता है। ये फाइब्रोसाइट्स फिर फाइब्रोब्लास्ट में बदलते हैं और कोलेजन जमा करने लगते हैं। इसे ही डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। तो इस कोलेजन के बनने और फिर सिकुड़ने का क्लिनिकल असर क्या दिखता है? हाँ, यही कोलेजन कॉन्ट्रैक्शन फिर कूपर्स लिगामेंट्स को छोटा कर देता है। अगर एक लिगामेंट सिकड़े तो स्किन में एक डिंपल सा बन जाता है। डिम्पलिंग, हाँ। हाँ, और अगर कई सारे लिगामेंट्स इन्वॉल्व हों तो स्किन जैसे खिंच सी जाती है, जैसे पकरिंग या तेदरिंग कहते हैं। और अगर यही प्रोसेस लैक्टिफेरस डक्ट्स के पास हो तो निपल रिट्रैक्शन भी हो सकता है। समझ गया। तो ये हुआ लोकल स्प्रेड। अब बात करते हैं लिम्फेटिक्स की, मतलब लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। सबसे आम रास्ता कौन सा है? सबसे कॉमन रूट तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का ही है। करीब 75% लिम्फ ड्रेनेज एक्सिला की तरफ जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर ट्यूमर ब्रेस्ट के अंदरूनी हिस्से में हो, मीडियल साइड में, तो फिर इंटरनल मेमोरी नोड्स में भी फैल सकता है। इंटरनल मेमोरी नोड्स भी? ओके। एक और जरूरी बात इसमें यह है कि कभी-कभी कॉन्ट्रालैटरल एक्सिलरी नोड इन्वॉल्वमेंट मिलती है, मतलब दूसरी तरफ की नोड्स बिना उस तरफ प्राइमरी ट्यूमर हुए। हाँ। तो ये मेटास्टैटिक डिजीज का साइन होता है। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे खून से फैला हो, हेमाटोजेनस स्प्रेड, या स्टर्नम के सामने सबडर्मल लिम्फेटिक्स से, या फिर दोनों तरफ के लिम्फेटिक्स के बीच इंटरकनेक्शन से। राइट। और फिर आता है हेमाटोजेनस स्प्रेड, मतलब खून के जरिए फैलना। ये कब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, जब ट्यूमर का साइज करीब 1 से 2 मिलीमीटर होता है, यानी लगभग 1005 सेल्स, तब नियो एंजियोजेनेसिस शुरू होता है। अच्छा, मतलब ट्यूमर अपनी ब्लड वेसल्स बनाने लगता है। बिल्कुल। हाँ। और इसी से उसकी ग्रोथ तेज होती है, और साथ ही खून के रास्ते मेटास्टेसिस होने का चांस बढ़ जाता है। और इस तरह के फैलाव के लिए सबसे आम जगह कौन सी हैं? मतलब कहाँ जाता है ये मेटास्टेसिस? सबसे कॉमन है स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों में। हड्डियाँ। हाँ, इसमें भी खास तौर पर लंबर वर्टिब्रा, फिर फीमर का नेक, थोरैसिक वर्टिब्रा, रिब्स, स्कल, इस ऑर्डर में कॉमन है। इसके बाद लिवर है, लंग्स है, ब्रेन है, और कभी-कभी एड्रिनल ग्लैंड्स और ओवरीज में भी मिल सकता है। और हड्डियों में जो लीजन्स बनते हैं वो किस तरह के होते हैं? ज्यादातर तो ऑस्टियोलिटिक होते हैं, मतलब हड्डी को गलाने वाले। लेकिन हाँ, ऑस्टियोस्क्लेरोटिक यानी हड्डी बनाने वाले, या फिर मिक्स्ड पैटर्न भी देखे जा सकते हैं। और अगर बोन मैरो में बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो कभी-कभी ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक एनीमिया जैसी पिक्चर भी मिल सकती है। क्या आजकल कोई नए प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स भी हैं इस सिलसिले में? हाँ, बिल्कुल। अभी काफी रिसर्च चल रही है सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स यानी CTCs और सर्कुलेटिंग सेल फ्री ट्यूमर DNA CFDNA पर। अच्छा। ये भविष्य में शायद प्रोग्नोसिस बताने या ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने में मदद कर सकें। अभी रिसर्च फेज में है ज्यादातर। चलिए, अब क्लिनिकल पिक्चर पर आते हैं। मरीज आमतौर पर क्या शिकायत लेकर प्रेजेंट करते हैं? सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन तो है ब्रेस्ट में एक गांठ महसूस होना, एक डिस्क्रीट लंप। हाँ, गांठ। हाँ, और ये अक्सर अपर आउटर क्वाड्रेंट में मिलती है, क्योंकि करीब 50% TDLUs यानी टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट्स वहीं होते हैं। अपर आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है। गांठ के अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं? निपल रिट्रैक्शन हो सकता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। निपल से डिस्चार्ज आ सकता है, ये खूनी भी हो सकता है या सीरस। और स्किन चेंजेस बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे स्किन में अल्सर बन जाना या प्यूडी ऑरेंज। प्यूडी ऑरेंज, ये क्या होता है? प्यूडी ऑरेंज मतलब संतरे की छिलके जैसी स्किन। ये बेसिकली स्किन के लिम्फेटिक्स ब्लॉक होने से होता है, जिससे एडिमा होता है और हेयर फॉलिकल्स धसे हुए दिखते हैं। अच्छा। इसके अलावा सैटेलाइट नोड्यूल्स हो सकते हैं, मतलब मेन ट्यूमर के आसपास छोटी छोटी और गांठें। और डिम्पलिंग या टेदरिंग तो हमने बात की ही। और लोकली एडवांस डिजीज के क्या खास लक्षण होते हैं? देखिए,
प्यूरी ऑरेंज खुद लोकली एडवांस डिजीज का साइन है। इसके अलावा एक और चीज होती है कैंसर इन क्यूरासे। कैंसर इन क्यूरासे। हाँ, इसमें ट्यूमर स्किन में बहुत ज्यादा फैला होता है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिससे स्किन मोटी और सख्त हो जाती है, जैसे कोई कवच या लेदर पहना हो। ये भी एडवांस डिजीज का संकेत है। समझ गया। और अगर बीमारी मेटास्टैटिक हो, मतलब फैल चुकी हो, तो क्या लक्षण सामने आ सकते हैं? देखिए, दुर्भाग्य से खासतौर पर लो रिसोर्स सेटिंग्स में करीब 60% तक मरीज लेट स्टेज में ही आते हैं। 60%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, तो मेटास्टैटिक डिजीज के लक्षणों में गर्दन या बगल में सूजन, लिम्फ नोड्स के कारण, हड्डी का दर्द, जो कि मेटास्टेसिस का सबसे आम लक्षण है। हड्डी का दर्द सबसे आम है। जी हाँ। फिर फेफड़ों से जुड़े लक्षण हो सकते हैं, जैसे खांसी आना, सांस फूलना। न्यूरोलॉजिकल लक्षण हो सकते हैं अगर ब्रेन में फैला हो, जैसे सिर दर्द, दौरे पड़ना। और यहाँ तक के पेट से जुड़े लक्षण हो सकते हैं अगर लिवर वगैरह में है, पेट फूलना, पीलिया। और फिर सिस्टमिक लक्षण जैसे कमजोरी लगना, वजन कम होना, ये सब हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि फैलाव के इन पैटर्न और अलग-अलग क्लिनिकल साइंस की पूरी जानकारी होना डायग्नोसिस और फिर एक असरदार ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए कितना आवश्यक है। बिल्कुल। और हमें इन सारे साइंस और सिम्टम्स के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, खास तौर पर जब प्रेजेंटेशन टिपिकल ना हो। जैसे आपने कहा, हड्डी का दर्द है तो उसे सिर्फ आर्थराइटिस समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। सही कहा, शुरुआती पहचान से ही बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। हमारे संवाद को सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।